मध्य प्रदेश में फिर बढ़ी कोरोना की रफ्तार। पिछले एक सप्ताह में केस हुए 2 गुने। इसमें 75% से ज्यादा केसेस सिर्फ इंदौर और भोपाल से आए सामने। प्रदेश में बेमौसम बारिश से बढ़ी ठंड। अगले 24 घंटे के लिए मौसम विभाग का ऑरेंज अलर्ट जारी। किसानों की बढ़ी परेशानी। पुष्पराजगढ़ में बारिश का कहर जारी। आकाशीय बिजली की चपेट में आए 2 व्यक्ति। एक की मौके पर मौत, दूसरे की हालत गंभीर। बचपन का प्यार फेम सहदेव हुए आईसीयू में भर्ती। सिंगर बादशाह ने फोन से जाना हाल और दिया मदद का भरोसा। बाइक अनियंत्रित होने से हुआ था एक्सीडेंट। और देवास में मास्क नहीं लगाने पर हुआ बवाल। पुलिस से भिड़ी दवा कंपनी की मालकिन ने कांस्टेबल को धक्का देकर जमीन पर गिराया। पुलिस ने मारी चप्पल। नमस्कार, खबर भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रियंका। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बालोद जिले के ग्राम गोडमर्रा में आयोजित किसान सम्मेलन में शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने कार्यक्रम स्थल पर पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया। कालीचरण की गिरफ्तारी के सवाल पर पत्रकारों से उन्होंने कड़े शब्दों में कहा कि छोड़ने का सवाल उठता ही नहीं। अगर वो सच्चे हैं तो पुलिस के सामने सरेंडर करें। और उसके बाद आगे मैंने पहले कहा कि अपराध पंजीबद्ध कर लिया गया है, विवेचना किया जा रहा है और उसमें जो जो भी दोषी होंगे उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और कालीचरण जी बहुत उसको अपने बयान पे दुख नहीं है तो उसको आग सरेंडर करना जी, सामना करने जी। गिरफ्तारी होगी क्या? आप क्या है टीम यहाँ से छत्तीसगढ़ से जाए गिरफ्तार करे अकोला? छोड़ने का सवाल ही नहीं उठता। जनपद पंचायत पुष्पराजगढ़ में लगातार बारिश जारी है। आदिम जाति सेवा सहकारी समिति के 8 लैंपस में से 6 लैंपस को धान खरीदी केंद्र बनाया गया है। तेज बारिश से केंद्र पर रखी धान भीग गई। आदिम जाति सेवा सहकारी समिति राजेंद्र ग्राम में धान खरीदी के दिनों से ही लापरवाही का आलम देखा जा रहा है। तो वहीं बारिश से धान को पानी से बचाने के लिए प्रबंधन द्वारा पाल की व्यवस्था न कराना बेहद ही लापरवाही की तरफ इशारा करता है। आज यहाँ पे अचानक से मौसम में बदलाव हुआ है, पानी गिरा है और पानी गिरने के बाद में आप लोग का क्या नुकसान हुआ और प्रबंधन द्वारा यहाँ पे आप लोगों को क्या व्यवस्था कराई गई? अभी प्रबंधक के द्वारा जो है तो व्यवस्थाएं तो अभी हमको जानकारी नहीं है क्या क्या व्यवस्था किया, लेकिन हम तो स्वयं पाल अपने घर से लाए हैं और पंजीयन डेट भी हमारा कल 29 तारीख तक है, तो उसके बाद हमारा पंजीयन भी लास्ट हो जाएगा। तो आज जैसे आप धान लेके आए हैं, आज पानी गिर गया है तो आपने धान बेच दिया? आज नहीं बेचे हैं तो उसके लिए क्या व्यवस्थाएं की गई है प्रबंधक के तौर पे? कुछ जानकारी नहीं है, कुछ बताया नहीं है। संजीत कुमार। कहाँ से आए हैं? अचलपुर से धान लेके आए हैं जी। तो धान भर्ती हो गया? नहीं सर, ये उड़वाए हैं सर, 2 बार उड़वाए हैं। और बोरे भर्ती जो हुआ है इसका सिलाई का भी पैसा लेते हैं? जी सर, 2 रुपये। 2 रुपये बोरी? जी। और ये बोरी का छल्ली कौन रहा है? सर छल्ली तो ऊपर ले जाते हैं। सोसाइटी का लेबर नहीं है? देते ही नहीं है सर। नहीं देते लेबर? नहीं। चलिए ठीक। राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायत चुनाव निरस्त कर दिए हैं। अब सरकार की जिम्मेदारी है कि वो उन लोगों के खर्चे की राशि वापस लौटाए जो चुनाव होने योग्य ही नहीं थे, फिर भी चुनाव में उन्हें प्रत्याशी बनाकर उनके लाखों रुपए खर्च करा दिए गए। अब अध्यादेश जो सरकार ने वापस ले लिया है, जिसके आधार पर 2014 के आरक्षण और परिसीमन पर चुनाव हो रहे थे, उसके वापस होने पर अब वर्ष 2019 की स्थिति अस्तित्व में आ गई है। इसलिए राज्य निर्वाचन आयोग को चाहिए कि अब बिना भाजपा सरकार के दबाव में आए वर्ष 2019 के आधार पर पंचायतों के चुनाव कराए। मध्य प्रदेश में राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा पंचायत के चुनाव को निरस्त कर दिया गया है। उसका कारण यह है कि महामहिम राज्यपाल महोदय द्वारा जो अध्यादेश 21 नवंबर को लाया गया था, जिसमें 2019 से कांग्रेस सरकार के समय के आरक्षण, परिसीमन और 1200 पंचायतों के पुनर्निर्माण को रोक दिया गया था, खत्म कर दिया गया था। उस सब को लेकर करने के बाद में कि रविवार 26 तारीख से लेकर 28 तारीख तक 3 दिन तक ये बात पेंडिंग पड़ी रही और आज उन्होंने कर दिया। मुझे आशय होता है कि निरस्त करने के बाद उन लोगों का क्या होगा जिनके पैसे खर्च हो चुके हैं, जो निर्वाचित हो चुके हैं, लाखों रुपए खर्च हुए हैं, लाखों लोगों के लाखों रुपए खर्च हुए हैं, उसकी भरपाई कौन करेगा?
और निश्चित रूप से पिछड़े वर्ग के आरक्षण के साथ में जो अन्याय हुआ है उसको लेकर कौन न्याय करवाएगा। सारी चीजों से साफ लगता है कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के दबाव में राज्य निर्वाचन आयोग ने ये निर्णय लिया है। जबकि मेरा ये कहना है कि इसको जब चूंकि 2014 का आरक्षण का मामला खत्म हो चुका है तब यथास्थिति 2019 की बनती है। कांग्रेस कार्यकाल में मुख्यमंत्री रहे आदरणीय कमलनाथ जी ने जो परिसीमन कराया था, जो आरक्षण कराया था, जो पंचायत का गठन किया था, उसका अस्तित्व वापस आज की तारीख में अस्तित्व में आ चुका है। तो राज्य निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक संस्था है, उसकी जिम्मेदारी बनती है कि वो चुनाव कराए और 2019 की यथास्थिति के आधार पर चुनाव कराए और 27% आरक्षण मध्य प्रदेश के पिछड़े वर्ग के लोगों को दिलाने का काम किया जाए। और इसके लिए जो न्यायालयीन प्रक्रिया का मामला है वहां तक राज्य निर्वाचन आयोग को अपना आवेदन देकर न्यायालय से इसका निर्णय कराना चाहिए। और मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के दबाव में राज्य निर्वाचन आयोग को काम नहीं करना चाहिए और तत्काल जितनी जल्दी हो सकता है उन लोगों को मुआवजा दिया जाए, उन लोगों को खर्चे के वापस लौटाया जाए जिनका पैसा आवश्यक हुआ है और चुनाव 2019 की यथास्थिति पर कराया जाए, जो कि न्यायोचित होगा। शमशाबाद एसडीएम कार्यालय में हमारे संवाददाता विनय सक्सेना ने जन सुनवाई को लेकर चर्चा की। इस दौरान एसडीएम ने कहा कि 2 बच्चों के आवेदन पर महिला बाल विकास द्वारा 2 दिन में बालिका समृद्धि योजना की राशि बच्चियों के खाते में पहुंच जाएगी और शिक्षा विभाग ने छात्रवृत्ति डाल दी है। वहीं छात्रा राधिका को छात्रावास में भर्ती कर लिया जाएगा। बैंक द्वारा भी उत्तराधिकारी पत्र मिलने पर दीपिका कुशवाहा के खाते में पैसे डाल दिए जाएंगे। जन सुनवाई में 8 आवेदन आए हैं जिसमें लगभग सभी आवेदनों पर निराकरण किया गया। साथ ही अनाथ बालिका दीपिका और राधिका कुशवाहा के मामले को संज्ञान में लेकर जल्द से जल्द कार्रवाई करने का आश्वासन दिया गया और बच्चियों को प्रशासन का हर संभव लाभ दिलाने का आश्वासन भी दिया गया। विजय राय जी एसडीएम साहब से चर्चा के दौरान ये जानने का प्रयास करेंगे कि आज जन सुनवाई में कितने आवेदनों पर काम हुआ, कितने आवेदन पेंडिंग में हैं। जी सर। जैसा कि प्रत्येक मंगलवार को हर जिला मुख्यालय एवं विकासखंड स्तर, तहसील स्तर पर जन सुनवाई का आयोजन किया जाता है। उसी तारतम्य में आज शमशाबाद अनुविभाग क्षेत्र में भी जन सुनवाई का आयोजन किया गया। आज चूँकि लोगों को जानकारी कम थी इसलिए कम आवेदन प्राप्त हुए। कुल आवेदनों की संख्या 8 थी, जिसमें रास्ता विवाद संबंधी, अवैध कब्जा संबंधी और 2 बच्चियों के आवेदन जिसमें उनको बैंक और शिक्षा विभाग एवं हॉस्टल द्वारा सहायता दिलाने के संबंध में आवेदन प्राप्त हुए। संदेश दिया गया, उनको सलाह दी गई आसपास स्वच्छता बनाए रखें, स्वच्छ वातावरण रखें। शमशाबाद के क्षेत्र में विभिन्न वार्डों में कई प्लॉटों पर जो कि निजी प्लॉट हैं उन पर गंदगी पाई गई। इस संबंध में निजी प्लॉट धारकों को निर्देशित किया गया। नगर परिषद को निर्देशित किया गया कि उनको सूचना पत्र जारी करके उन पर आवश्यक कार्रवाई करें। साथ ही आम लोगों को अवेयर किया गया कि किसी भी प्रकार से कचरा नालियों में ना डाल करके और कचरा गाड़ी में ही डालें। बच्चियों के आवेदन के संबंध में चूँकि आज हमने शिक्षा विभाग के प्रतिनिधियों को उसमें निर्देशित किया है और हॉस्टल के संबंध में, साथ ही हमने महिला बाल विकास के अधिकारी श्री जैन को निर्देशित किया है कि जो बालक समृद्धि योजना का जो पैसा था उसमें शीघ्र उनको दिलाया जावे, नियमानुसार उस पर कार्रवाई की जावे। और जो शासन की एक और योजना है, यदि बालिका 18 वर्ष से कम है तो बालिका को स्पॉन्सरशिप योजना के तहत भी उसका लाभ दिलाया जावे। पुष्पराजगढ़ में कुदरत का कहर देखने को मिला, जहां आकाशीय बिजली गिरने की चपेट में 2 व्यक्ति आ गए, जिनमें एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरे व्यक्ति को गंभीर रूप से चोटें आई हैं और वहीं मामली ग्राम मंझोली थाना राजेंद्र ग्राम का बताया जा रहा है। आकाशीय बिजली की चपेट में आए गंभीर रूप से घायल व्यक्ति को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है। चलिए अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। सुजालपुर के जामनेर में एक प्रतिष्ठित हेल्थ केयर क्लिनिक के संचालक एस.ए. मीर का खेत में शव मिला। वहीं क्लिनिक पर खड़ी कार में मोबाइल फोन भी मिला है। परिजनों ने डॉक्टर की हत्या की आशंका जताई है। वहीं पुलिस की प्रारंभिक जांच में आत्महत्या का मामला सामने आया है। पुलिस को कार से जहरीले पदार्थ भी मिले हैं, जिसकी आगे पुलिस जांच कर रही है। सूने घर पर महिला को अकेला देख 30 वर्षीय आरोपी सद्दाम ने पहले तो घर में चोरी चुपके प्रवेश किया। जैसे ही महिला के अंदर घुसते ही जैसे ही वह घर के अंदर प्रवेश करा, उसने महिला को चाकू की नोक पर एक तरफ बिठा दिया और उसने सोने चांदी के जेवर सहित अन्य सामग्री भी छीन ली। उसके बाद उसने महिला के साथ अश्लील हरकतें की और उसका वीडियो भी बनाया।
वीडियो बनाने के बाद वह पूरी वारदात को अंजाम देकर वहां से निकल गया। पुलिस इसके बाद हरकत में आई और लगातार साइबर के माध्यम से उसकी सर्चिंग शुरू की। आरोपी युवक ने पुलिस को गुमराह करने के लिए अलग अलग जगह नाम बता रहा था, लेकिन थाना प्रभारी कोतवाली सतीश दुबे की सूझबूझ और साइबर सेल की मदद से आरोपी को तत्काल ढूंढ लिया गया और अब आगे की कार्रवाई जारी है, जहां पुलिस ने के पूछने पर उसने अपना जुर्म कबूल किया है। के टाइम पे लड़की मेरी 9 साल की बेटी है, उसको छोड़ने में कोचिंग गई थी, वहाँ से आई थी, कुंडी लगा के गई थी, तो उधर से आई तो मेरा सामान पूरा बिखरा हुआ पड़ा था, गोदरेज वगैरह सब। तो मैंने आके देखा, मैं घबरा गई। तो देखा तो गेट खोल कर देखा, बाहर एक लड़का खड़ा था दूर। तो मैंने सोचा वैसे ही कोई होगा, तो मैं अंदर चली गई। तो पीछे से वो आया और पीछे से घुस गया, मेरे से ज़बरदस्ती करने लगा, गले में पट्टी बांधने लगा और चाकू रखने लगा, मुंह बंद करने लगा। तो चिल्लाऊंगी तो मैं और वो करूँगा, तो वो कह रहे चिल्लाना मत ही और मुझे सब सामान दिखाओ और खोलो, जो बालियाँ वगैरह उतारो, सब उतारो, ऐसे बोलने लगा। और फिर मैं ज़बरदस्ती करने लगा कि तुम्हारी वीडियो भेजूँगा गंदी, जिसमें एक व्यक्ति के द्वारा घर में घुसकर महिला को चाकू का भय दिखाकर उनसे उनके गहने जो पहने हुए थे वो ले लिए गए। साथ ही साथ उनका एक वीडियो बना लिया गया और उसके पश्चात वो वहाँ से भाग गया और जो मशरूका लेके गया था उसमें फ़ोन भी लेके गया था। फिर उसके द्वारा जो परिवार है उसको ब्लैकमेल करने की कोशिश की गई कि अगर आपने मेरे को पैसे नहीं दिए तो मैं इसको वायरल कर दूंगा। क्योंकि ये श्योपुर में अपने आप प्रकार की पहली एक घटना थी और काफ़ी सनसनीखेज मैटर था। पुलिस ने इसको प्रायोरिटी पे लिया और काफ़ी टीमें बनाई और मुखबिर जो तंत्र था उसको भी एक्टिवेट करते हुए जो भी आसपास के लोग थे उनसे पूछताछ की गई और वहाँ पे कौन कौन लोगों का आना जाना है उनके बारे में तस्दीक की गई। तो इसी पूछताछ के दौरान हमने एक व्यक्ति सद्दाम पिता जाहिद उम्र 30 साल निवासी इस्लामपुरा को हमारी हिरासत में लेकर उसे पूछताछ की। उसके द्वारा जुर्म किया जाना कबूल किया गया। उसके द्वारा बताया गया कि घटना दिनांक को वो जनरली शराब पिए हुए रहता और घटना दिनांक को भी शराब पिए हुआ था। उसने दोपहर के समय महिला को घर में अकेला होना पाया। इसी चीज़ को देखते हुए उसने फोर्सफुली घर में अंदर घुस गया और उनको चाकू दिखाकर उनसे उनके गहने ले लिए। साथ ही साथ उसने ये वीडियो भी बनाया और महिला का फ़ोन लेकर वो वहाँ से फरार हो गया। इसको पुलिस के द्वारा इसको हिरासत में लिया गया तथा जो इसने मशरूका जो वहाँ से लेके गया था वो सब बरामद कर लिया गया, जिसमें कि महिला के द्वारा जो पहने गए पायजेब थे, उसके मंगलसूत्र था और कान के टॉप्स थे। साथ ही साथ जो मोबाइल लेके गया था वो और एक रूम हीटर भी वो वहाँ से चुरा के वहाँ से ले गया था उस घटना स्थल से। इसमें पूरी कोतवाली एडिशनल साहब के नेतृत्व में टीम बनी थी, जिसमें टीआई कोतवाली और उनके सभी सहकर्मियों ने काफ़ी लगन से काम किया और एक परिणाम हमारे सामने है। अंबिकापुर के महिला थाना में पदस्थ राधे श्याम मानिकपुरी पुलिस लाइन में वर्षों से छोटे बच्चों को ताइक्वांडो का निःशुल्क प्रशिक्षण दे रहे हैं। यहां से प्रशिक्षित हुए बच्चे नेशनल ताइक्वांडो खेल चुके हैं। प्रशिक्षण ले रहे बच्चों को अच्छा प्रशिक्षण मिले, इसके लिए पुलिस लाइन में 3 दिवसीय सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें बेंगलोर के अंतर्राष्ट्रीय रेफरी एटी राजू पहुंचे और बच्चों को 2 दिन का प्रशिक्षण दिया। इस दौरान कलर बेल्ट के लिए परीक्षा का आयोजन हुआ, जिसमें लगभग 90 बच्चों ने भाग लिया। ताइक्वांडो को बढ़ाने के लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं। जैसे अभी छोटे बच्चे हैं, इन बच्चों को बड़े कोचों से ट्रेनिंग मिले, तो उसी इसमें हमने बेंगलोर से एटी राजू जी को बुलाया था, जो कि इंटरनेशनल रेफरी हैं और अच्छे खिलाड़ी रहे हैं हमारे ताइक्वांडो के। तो ये बड़ी चैम्पियनशिप में भी जाकर के रेफरशिप करते हैं, विदेशों में ज़्यादा रेफरशिप करते हैं जाकर। तो हमने सोचा कि सरगुजा जैसे जगह में हम ऐसे लोगों को इंट्रोड्यूस करें जिससे हमारे सरगुजा के बच्चे इसमें आगे आएँ, क्योंकि सरगुजा में प्रतिभा तो है लेकिन इनको निखारने की बहुत आवश्यकता है कि इनको कैसे आगे बढ़ा जाए। निश्चित सरगुजा में आने वाले समय में ताइक्वांडो में अच्छे मेडल्स आएंगे और अच्छी उपलब्धि मिलेगी ताइक्वांडो को लेकर के। सर आप आए थे किस तरह? हाँ, जो ताइक्वांडो मार्शल आर्ट का प्रशिक्षण देने का कार्यक्रम इधर होता है, उसकी परीक्षा ली गई और बच्चों को जो है सर्टिफिकेट्स बांटे गए। बड़ा अच्छा उपक्रम है। मुझे ऐसा लगता है कि बच्चों ने जो है मार्शल आर्ट्स के प्रति विशेष रुचि लेना चाहिए, क्योंकि उससे एक जीवन में अनुशासन आता है। तो मैं बहुत ही खुशी महसूस होती है मुझे इस कार्यक्रम में सहभागी होने से। सर हम लोग अभी सुन रहे थे बैठे कि
जो मणिपुरी जी हैं अकेले मेहनत कर रहे हैं, तो आपकी तरफ से क्या सहयोग हाँ, रहेगा? हमारा तरफ से पूरा सहयोग रहता है। जैसे अभी इनको समय चाहिए था ताकि जो है क्लासेस जो है लंबे समय तक ले सके और ज़्यादा अच्छे से ले सके, तो इसीलिए हमने उनको समय का पूरा उनका मांग मान्य करते हुए अभी ज़्यादा देर तक क्लासेस चलेगी। जैसे पेरेंट्स ने कहा था कि उनके बच्चों को मौका नहीं मिल पाता प्रैक्टिस करने के लिए, तो हम अभी जो है प्रोग्राम ये क्लास जो है सुबह और शाम दोनों टाइम चलाएंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को प्रैक्टिस का मौका मिले। ये 100 बच्चे प्रशिक्षण लेके जिनके पिताजी सर्विस में हैं वो सब यहाँ से ट्रांसफ़र होकर चले गए हैं। अभी वर्तमान में लगभग 60 प्लस में हैं, 60-70 बच्चे जो सुबह शाम निःशुल्क प्रशिक्षण 2017 से कर रहे हैं, जो नेशनल प्लेयर भी बन चुके हैं। और मैं एसपी सर, हमारे सरगुजा एसपी सर और ताइक्वांडो संघ, अभिभावकगण, इनके सबके सहयोग से मैं प्रशिक्षण दे रहा हूं और मुझे बहुत अच्छा लगता है। क्या कितना प्रमाण पत्र, कौन कौन सा बेल्ट यहाँ पे दे रहे हैं? यहाँ 84 से 90 बच्चे भाग लिए थे जो अभी नेशनल क्योगरी रेफरी का ट्रेनिंग लिए और कलर बेल्ट एग्ज़ाम था जिसमें सबको प्रमाण पत्र दिया जाएगा संघ के द्वारा। नमस्कार। कौन कौन सा बेल्ट दिया है? बेल्ट इसमें येलो बेल्ट से लेकर के रेड 1 तक प्लस ब्लैक बेल्ट और रेफरी, इस सारे ट्रेनिंग लिए और प्रमाण पत्र इनको प्रदान किया जाए। यहाँ पर असल में नेशनल रेफरी का प्रोग्राम था, 3 दिन का प्रोग्राम, और जो पुमसे का वर्कशॉप था, छोटे बच्चों का कलर बेल्ट एग्ज़ाम, ये सब भी लेना था मुझे। तो 2 दिन के अंदर हमने ट्रेनिंग देकर आज उनका परीक्षा था, तो आज पूरा प्रोग्राम ख़त्म हो गया है। कैसा लगा आपको सरगुजा आकर? बहुत अच्छा लगा और बच्चे बहुत एनर्जेटिक हैं और बहुत सीखना चाहते हैं, और तो मुझे बहुत अच्छा लगा इनको सिखाने में, और उन लोगों को बहुत सारे नए चीज़ सिखाने में, और वो उत्साहित हैं, और मुझे अच्छा लगा उनको ट्रेनिंग देकर पूरा सिखाने में, रेफरी बनाने के लिए। प्रतिवर्ष पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा अधीनस्थ जिलों का भ्रमण कर वार्षिक निरीक्षण किया जाता है। वार्षिक निरीक्षण के दौरान जिले में आगमन के उपरांत उप पुलिस महानिरीक्षक द्वारा जिला पुलिस कार्यालय में नवनिर्मित अतिरिक्त भवन सहित प्रांगण में नवनिर्मित गार्ड रूम का उद्घाटन किया गया। वहीं पुलिस कार्यालय का निरीक्षण भी किया गया। जिले के लिए निरीक्षण उपरांत पुलिस महानिरीक्षक द्वारा अंत में रक्षित केंद्र का निरीक्षण कर उचित दिशा निर्देश दिए गए। इस मौके पर जिले के समस्त अनुविभागीय पुलिस अधिकारी और थाना प्रभारी मौजूद रहे। चलिए अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। राजगढ़ एसपी प्रदीप शर्मा से खबर भारत के जिला ब्यूरो नरेंद्र साहू ने खास मुलाकात की। आइए आपको सुनाते हैं राजगढ़ एसपी प्रदीप शर्मा की खास मुलाकात। नमस्कार, मैं नरेंद्र साहू, खबर भारत राजगढ़ जिला ब्यूरो चीफ। आइए आज हमारे साथ राजगढ़ के कप्तान श्री प्रदीप शर्मा जी हैं। आइए हम जानते हैं कि किस तरीके से उन्हें यूपीएससी की करके वो आज एसपी बने हैं और इनकी क्या जीवन शैली है और कैसा क्या है। आइए हमारे साथ में हैं राजगढ़ के श्री प्रदीप जी शर्मा एसपी साहब। सर नमस्कार, हमारा खबर भारत न्यूज़ चैनल में। थैंक यू सो मच। सर थोड़ा आप बताइए। मेरा नाम प्रदीप है, मैं भोपाल का रहने वाला हूं और 2014 बैच का आईपीएस ऑफिसर हूं। इससे पहले मेरी प्रारंभिक पढ़ाई पूरी भोपाल में बाल भवन स्कूल में हुई थी, जहां से पढ़ने के बाद मैं जेईई के माध्यम से आईआईटी रुड़की में मैंने इंजीनियरिंग करी। इसी बीच मुझे अलग अलग जगहों पर काम करने का मौका मिला। कुछ समय मैं इंटर्नशिप के लिए विदेश में भी था और उसके बाद डेलॉयट और ZS 2 प्राइवेट फर्म्स जो होती हैं उनके में मैंने कंसल्टेंसी में काम किया। नौकरी के दौरान ही तैयारी करते वक्त मेरा सिलेक्शन यहाँ पर हो गया और सबके आशीर्वाद से मुझे मध्य प्रदेश काडर, मेरा होम काडर ही मिला और तब से 2014 से मैं यहाँ पर पदस्थ हूँ। सेवा के दौरान मैंने जबलपुर, बालाघाट, रतलाम और राजगढ़ अभी तक 4 जिलों में अपनी सेवाएं दी हैं और मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में और भी जगहों पर मुझे सेवा करने का अवसर मिलेगा। राजगढ़ जिले के जो समस्त पुलिस स्टाफ है, आरक्षक है, आपका उनसे लगाव पारिवारिक जैसा लगाव है और कैसा क्या आपका उनमें कितना उत्साह है और कैसा क्या काम करने की थोड़ा सा आप। हमारे जो पुलिस के मुखिया हैं माननीय डीजी साहब, उनके स्पष्ट निर्देश हैं कि ये पुलिस का
जो पूरा परिवार है ये एक परिवार की तरह है, इसके हम सभी सदस्य हैं और अपने स्तर पर हमारी सबकी जिम्मेदारी है कि जो हमारे सहकर्मी हैं, साथी कर्मी हैं, उनकी जो समस्याएं हैं, चाहे प्रोफेशनल हो चाहे व्यक्तिगत हो, उनका निराकरण कम से कम समय में हो और उनसे एक इस तरह का संवाद रहे कि प्रोफेशनल तो ठीक है, अगर उनको कोई व्यक्तिगत भी समस्या आती है तो वो हम लोगों को आकर बता सकें। जैसा बर्ताव हम लोगों को पुलिस मुख्यालय से मिला है, इस तरह का हम लोगों को जो अपनापन और आत्मीयता मिली है, उसी को हमने आगे लास्ट लेवल तक ले जाने का प्रयास किया है और मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक हम इसमें सफल रहे हैं और इसी की वजह से जो पूरा पुलिस स्टाफ है वो काफ़ी मोटिवेटेड रहता है। उन्हें पता है कि जो काम वो करेंगे उसका श्रेय उनको मिलेगा और उनके परिवार को भी ये पता रहता है कि हमारे जो परिजन हैं, जो पुलिस में दिन रात नौकरी कर रहे हैं, उसका जो श्रेय है उनको मिलता है, इसलिए वो बढ़ चढ़कर उसमें काम करते हैं। भविष्य में भी मेरा मकसद यही रहता है कि हम सभी को साथ में लेकर चलें, एक टीम भावना के साथ काम करें और आपस में कोई गुटबाजी नहीं हो और इस तरह से ज़िले के बेहतरी के लिए जो कानून व्यवस्था है और जो अपराध है उसके बेहतरी के लिए काम तो करें ही, साथ ही जो सामाजिक मुद्दे हैं, जैसे मैंने आपको बताया झगड़े का मुद्दा है, चाहे कोरोना वैक्सीन से रिलेटेड मुद्दे हैं, चाहे कोरोना के दौरान कर्फ्यू का है, चाहे यातायात के संबंध में जागरूकता है, चाहे गेहूं का उपार्जन है या अन्य भी जो समस्याएं लोगों की रहती हैं, तो वो लोग पुलिस से बात करने में हिचकिचाएं नहीं और पुलिस भी ये सब समस्याओं को, जनता को ये समझे कि ये हमारा परिवार है और जहां से जहां बेहतर रिजल्ट हो वो देने का प्रयास करें। सर, जैसा कि आपका पहला ज़िला है ये पोस्टिंग, तो क्या उपलब्धि रही है आपकी और थोड़ा बताइए सर। देखिए, पहला ज़िला है, हम लोगों ने कई इश्यूज़ को यहाँ पर किया है, टैकल किया है। सबसे पहला इशू जो यहाँ पर था, जो मुझे लगा जिस पर काम करने की आवश्यकता है, वो झगड़ा नात्रा से रिलेटेड था। महिलाओं को यहाँ पर ब्राइड प्राइस का जो सिस्टम होता है उसका एक विभत्स रूप के तौर पर नात्रे में इधर उधर शादी की जाती थी और उसके बाद उसके अगेंस्ट बहुत भारी झगड़े की मांग की जाती थी। हम लोगों ने उस पर एक अभियान चलाकर उसमें काफ़ी सफलताएं हासिल की और उसमें मुझे लगता है कि हमने अलग अलग स्टेक होल्डर्स को सेम प्लेटफॉर्म पर लाया है और उसमें कई जगह आज सजाएं भी हुई हैं, जिससे एक पॉजिटिव माहौल है। दूसरा माहौल महिला सुरक्षा से संबंधित ही था। इसमें हम लोगों ने कई तरह के नवाचार किए, जिसमें स्कूल्स और कॉलेजेस में ओरिएंटेशन प्रोग्राम्स हुए और फीडबैक फॉर्म की व्यवस्था हुई, प्लस डायल 100 का रिस्पांस टाइम और उसको मैप करके कि किस तरह से हम उसकी पेट्रोलिंग करा सकते हैं जिससे महिलाओं में एक कॉन्फिडेंस हो और महिला अपराधों में कमी हो सके। फाइनली राजगढ़ क्योंकि बॉर्डर पर है और संवेदनशील जिला है और बॉर्डर पे होने की वजह पे यहाँ पर संपत्ति संबंधी अपराधों में काफ़ी घटनाएं होती थी। हम लोगों ने पिछले 2 साल में इसको बड़ा अटेंड करके इसकी प्लानिंग करी और पूरी टीम बहुत मोटिवेटेड है और इसमें करीबन 40% तक की हम लोग इंसिडेंट्स में कमी लेकर आए हैं और डिटेक्शन को हम लोगों ने 50% के ऊपर से ज़्यादा हम लोगों ने इसको डिटेक्ट किया है। एक अभी रिसेंटली हम लोगों ने पुलिस के वेलफेयर के लिए एक पुलिस पेट्रोल पंप का भी भूमि पूजन किया है, जिसकी मुझे उम्मीद है कि जनवरी तक हम उसका उद्घाटन करेंगे और वो पुलिसकर्मियों के वेलफेयर के लिए मील का पत्थर साबित होगा। अभी हमारे लेटेस्ट प्लान्स में अगले 3 महीने में जो हमारे पुराने आवास हैं पुलिसकर्मियों के, उन सभी का रिपेयर वर्क, उन सभी का रेनोवेशन और जो पुराने बैरक्स हैं उनका रेनोवेशन, एक हम लोगों ने महिला थाना नया उद्घाटन किया है, उसके ऊपर महिला बैरक का रेनोवेशन कराकर वहाँ पर महिलाओं के लिए रहने के लिए उचित व्यवस्था करना, ये हमारा अगले 3 महीने का टारगेट रहेगा। नमस्कार, आज हम आए थे राजगढ़ के एसपी महोदय श्री प्रदीप जी शर्मा। हमने जाना कि उनकी जीवन शैली, उनके कार्य करने की शैली कैसे क्या है, हमने उनसे जाना है और उन्होंने हमें बहुत अच्छे बताया है कि कैसे उनकी शैली है। रायगढ़ ज़िले में जब उनकी पहली पोस्टिंग थी और सब, और वो उनका रायगढ़ ज़िला पूरा जो समस्त थाना है, समस्त आरक्षक है, उनका लगाव अपनापन जैसा है, पारवे जैसा है और एक मुखिया की तरह हैं वो, और उन्हें सारी जानकारी हमें दी है। हम धन्यवाद देना चाहते हैं राजगढ़ एसपी महोदय श्री प्रदीप जी शर्मा। नमस्कार, मैं नरेंद्र साहू, खबर भारत, जिला ब्यूरो चीफ। खबर भारत में खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए खबर भारत। नमस्कार।